ओके, सो हम लोग सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स रिवाइज कर रहे थे। और सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स में सो फार हम लोगों ने हार्मोनिक्स क्या होता है, ओवरटोन क्या होता है, यहाँ तक देखा था। मैं क्विक रिपीटेशन करूँगा व्हाट आर हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स, बिकॉज अगले टॉपिक में हमको बहुत ज़्यादा लगने वाला है ये। सो लेट्स सी व्हाट आर हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सोर्स ऑफ साउंड है, जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे गिटार है फॉर एग्जांपल। व्हेन यू प्ले गिटार, तो उसमें जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब जो पहला सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी होगा, उसको मैं एन बोलता हूँ। राइट, तो एन इज द स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओके। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल होंगे, तो 2n, 3n, 4n, 5n, so on so forth, इन सबको हम लोग बोलेंगे हार्मोनिक्स। So fundamental frequency along with all its integral multiple are called as harmonics. Okay. So fundamental frequency along with integral multiple are called as harmonics. ये बताना चाहिए आपको। Then what is overtone? फंडामेंटल के बाद जो भी पहला फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होगा वो फर्स्ट ओवरटोन होता है। तो इस केस में हमारे पास है फर्स्ट ओवरटोन, मतलब सेकेंड हार्मोनिक। क्योंकि एन के बाद, फंडामेंटल के बाद जो पहला अवेलेबल है वो है फर्स्ट ओवरटोन, लेकिन ये सेकंड हार्मोनिक भी है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन के बाद सीधा 3n है, फिर 5n है, मतलब ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, एन फिर 3n फिर 5n, वी डोंट हैव 2 and 4 and 6 and so on so forth। तो ये तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ही, दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल के बाद 3n है, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। तो फर्स्ट ओवरटोन, ओवरटोन का मतलब ये होता है कि फंडामेंटल के बाद का जो पहला फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होगा, द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आफ्टर फंडामेंटल इज कॉल्ड एज ओवरटोन। ओके, तो ये डिफरेंस आपको बताना चाहिए। नाउ व्हाट वी वांट टू से इज, हमको देखना है मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। वी हैव अ स्ट्रिंग, हमारे पास दो रिजिड सपोर्ट के बीच में हमने एक स्ट्रिंग कनेक्ट किया है, एक रस्सी को कनेक्ट किया है। सो लेट्स से दिस इज दैट स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग व्हिच इज कनेक्टेड बिटवीन टू एंड्स। जब आप इसको प्लग करोगे, प्लग मतलब इसको सेंटर पे खींच दिया और छोड़ दिया, तो व्हाट यू विल सी इज लूप्स बनते हैं। तो जब सिर्फ एक ही लूप बना, तो इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। राइट, सो यू हैव अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है जिसको आपने दोनों एंड पे बांध के रखा है, आप सेंटर में प्लग कर रहे हो, सेंटर में प्लग करके छोड़ दिया, तो एक सिंगल लूप बनेगा। तो ये सिंगल लूप बनता है, दिस इज कॉल्ड एज फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, मतलब बेसिक मोड है। बेसिक सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट में एक लूप बनेगा, तो दो नोड्स बनेंगे, यहाँ पे एक नोड, यहाँ पे एक नोड, और यहाँ पे एक एंटी नोड। सो there is one ND node and two nodes. Okay, and then let us say this is the length of the string L, और हमको पता है कि नोड टू नोड डिस्टेंस कितना होता है। तो हमने ये, जब हम स्टेशनरी वेव का बेसिक्स की बात कर रहे थे, तब हमने देखा था कि नोड टू नोड डिस्टेंस होता है λ/2। ओके, तो यहाँ पे आपको लैम्बडा मिल गया 2L, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ। अब व्हाट वी नो इज, हमें पता है कि V इज इक्वल टू n लैम्बडा होता है, फ्रीक्वेंसी टू वेवलेंथ। तो n V by lambda होता है। Also, what we know is V, velocity of wave on a stretched string, is under root of T by N, where T is tension in the string and M is mass per unit length.
m जो है ये मास पर यूनिट लेंथ है, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ये रस्सी है, मान लेते हैं रस्सी का वेट 10 किलोग्राम है और रस्सी का जो लेंथ है 5 मीटर है, तो 10 किलोग्राम मास 5 मीटर में है, तो इसका मतलब 1 मीटर में 2 किलोग्राम है। तो हाउ मच मास इज देयर पर किलोग्राम, पर किलोग्राम में कितना मास है उसको बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ, राइट। तो m जो है ये स्मॉल m जो है दिस इज लीनियर डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ, राइट। देयरफॉर n will be equal to 1 upon, but lambda क्या था, 2 times of L था, अंडर रूट ऑफ t by n। ये आ गया आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ओके। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में हमारे पास एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को हमने सेंटर पे प्लग किया और हमने उसको छोड़ दिया, तो इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। तो एक सिंगल लूप बनता है फंडामेंटल मोड में, बेसिक मोड ऑफ वाइब्रेशन में सिंगल लूप बनता है, एक सिंगल लूप बनेगा। और जो वो सिंगल लूप बनता है बेसिकली, तो उस केस में 2 नोड्स और एक एंटी नोड बनता है। हमारा इंटरेस्ट है टू फाइंड आउट व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो v is equal to n lambda, n is v by lambda, v is root of t by m, velocity of wave on a stretch string is under root of tension by m, ये 11th में सीखा था आपने, where m is mass per unit length, ओके, linear density है वो। तो n आ गया 1/2l root of t by m, ये आ गया fundamental mode of vibration। So this is fundamental mode of vibration। Now next mode में क्या होता है, let's see। In the next mode of vibration, अब पहले आपने सेंटर पे प्लग किया था, मतलब इस रस्सी को आपने सेंटर पे खींचा और छोड़ दिया, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस इफ आई प्लग, मैं अब रस्सी को यहाँ पे 1/4 डिस्टेंस पे, हाफ पे नहीं, पहले हमने हाफ पे प्लग किया था, अब हम लोग 1/4 डिस्टेंस पे उसको प्लग करेंगे, छोड़ देंगे, मतलब खींच लेंगे, छोड़ देंगे। तो व्हाट वी विल गेट इज समथिंग लाइक दिस। तो आपको इस केस में 2 लूप मिलेंगे। तो फंडामेंटल मोड में एक लूप था और नेक्स्ट मोड में, मतलब हायर मोड ऑफ वाइब्रेशन में 2 लूप्स है। तो 2 लूप है तो 3 टोटल आपके पास नोड्स है और 2 आपके पास एंटी नोड्स है, राइट। और ये डिस्टेंस जो था, लेंथ ऑफ वायर नोड टू नोड, ये आपका है लैम्बडा बाय 2 डिस्टेंस, ओके, लैम्बडा बाय 2 डिस्टेंस, और यहाँ पे है लैम्बडा बाय 2 डिस्टेंस। लेकिन अब वेवलेंथ चेंज हो गया ना कंपैरेटिवली, क्योंकि क्या होता है कि आपको पता है वेवलेंथ क्या होता है, क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस, क्रेस्ट टू क्रेस्ट। तो अब वेवलेंथ चेंज हो गया यहाँ पे, क्योंकि अब वेवलेंथ कम हो गया बेसिकली, तो वेवलेंथ चेंज हो गया, तो लैम्बडा 1 और यहाँ पे लैम्बडा 1, तो लैम्बडा 1/2 लैम्बडा 1/2, ओके। तो लेंथ क्या आ गया आपका टोटल, लैम्बडा 1/2 प्लस लैम्बडा 1/2 मतलब लैम्बडा 1। So total length in terms of wavelength is lambda 1. So modes of vibration of a stretch string के second mode में 2 लूप बनते हैं। 2 लूप मतलब 2 एंटी नोड्स और 3 नोड्स। यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट में तो 1 एंटी नोड एंड 2 नोड्स, सिंगल लूप, देन 2 लूप। गुड। हमको इंटरेस्ट है फ्रीक्वेंसी फाइंड करने में, हमको ऑलरेडी पता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला में लिखा था, वापस लिख देते हैं, v is equal to n1 lambda 1। तो आपको मिल जाएगा यहाँ से n1 is equal to v by lambda 1। तो 1 by lambda 1 v होता है root of t by n, लेकिन lambda 1 is equal to length 1 by l root of t by n। तो हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या हुआ कि मुझे पता है ये फंडामेंटल मोड था, ये सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी था, तो आपको मिल गया 2 टाइम्स ऑफ n1, 2 टाइम्स ऑफ n, तो n1 आ गया 2 टाइम्स ऑफ n। तो फंडामेंटल मोड में फ्रीक्वेंसी n था, सेकेंड मोड में फ्रीक्वेंसी जो है वो 2n है। सिमिलरली हम थर्ड मोड भी देख सकते हैं, यू कैन सिमिलरली सी थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो थर्ड मोड में क्या होगा, लेट्स सी इन द थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन व्हाट यू गेट इज, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग में आपके पास 3 लूप बनते हैं। तो मैं इसे मार्क कर देता हूँ, सो इट विल बी लाइक दिस, ये ऐसा आने वाला है।
Okay, so you will be getting something like this, three loops. And three loop means 1, 2, 3, and 4. So it means you have four nodes, and three antinodes. तो एक एंटीनोड यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। वेवलेंथ तो चेंज हुआ ही है, सबको पता है। नोड टू नोड मतलब ये डिस्टेंस आ गया लैम्डा 2/2, ये डिस्टेंस आ गया लैम्डा 2/2 और ये डिस्टेंस आ गया लैम्डा 2/2। तो टोटल लेंथ जो आ गया आपका ये 3 लैम्डा 2/2 आ गया बेसिकली। Okay, so in the third mode of vibration, frequency will be given by n2 is equal to v by lambda 2 और यहाँ से आपको lambda 2 मिल जाएगा, lambda 2 is equal to 2l/3। तो ये आपका आ जाएगा 1/lambda 2 under root of t by m because velocity is under root of t by m and this is equal to 1/2l/3 root of t by m. Therefore, N2 you will have as 3/2L root of T by N। लेकिन ये जो है 1/2L into root of T by N ये था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब 3N। मतलब आपके पास ये आ गया नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी एज 3N। तो अगर आप देखोगे फॉर अ स्ट्रेच स्ट्रिंग में फ्रीक्वेंसी कौन सा आ रहा है n, उसके बाद क्या आ रहा है 2n, उसके बाद क्या आ रहा है 3n, है ना। हमने अभी भी प्रूव किया 2n 3n, फिर आएगा 4n, फिर आएगा 5n, सो ऑन सो फोर्थ। इसका मतलब स्ट्रेच स्ट्रिंग के केस में सारे ही मोड्स ऑफ वाइब्रेशन प्रेजेंट है। सो ऑल द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन आर प्रेजेंट इन केस ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग। सो देयर आर ऑल दिस मोड्स ऑफ वाइब्रेशन प्रेजेंट। ओके, गुड। देन दिस इज वन थिंग दैट यू शुड नो। अब अगर मुझे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दिस इज फर्स्ट ओवरटोन व्हिच इज सेकंड हार्मोनिक, दिस इज सेकंड ओवरटोन व्हिच इज थर्ड हार्मोनिक, दिस इज थर्ड ओवरटोन व्हिच इज फोर्थ हार्मोनिक। अगर मुझे पीथ ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी निकालना है तो एज आई एम सेइंग कि फर्स्ट ओवरटोन है 2n, सेकंड ओवरटोन है 3n, थर्ड ओवरटोन है 4n। मुझे अगर पीथ ओवरटोन निकालना है, मैं ओवरटोन की बात कर रहा हूँ, मैं हार्मोनिक की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट ओवरटोन। सो पीथ ओवरटोन विल बी p+1n। क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट ओवरटोन क्या था 2n मतलब 1+1n, सेकंड ओवरटोन क्या था 3n मतलब 2+1n, थर्ड ओवरटोन क्या था 4n मतलब 3+1n। तो पीथ ओवरटोन क्या आएगा p+1n। तो व्हाट आर योर कंक्लूजन्स? एक कंक्लूजन नंबर 1, ऑल द हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। मतलब यहाँ पे n 2n 3n 4n और एंड इवन ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। फिर पीथ ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी जो है that is given by p+1n। So these are two important things, बाकी conclusions are not so important but this is important thing। Okay, अब there is something called as law of vibrating strings, है ना। तो law of vibrating strings में क्या होता है? There are three laws basically। law of vibrating strings, laws of vibrating string। पहला law, see if you remember fundamental frequency n, हमारे पास क्या आया था? n आया था 1/, if you remember 1/12 root of t by m, 1/12 root of t by m। What do we notice from here? अगर टेंशन और मास कांस्टेंट है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो ये आ गया आपका पहला लॉ, लॉ ऑफ लेंथ। लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ लेंथ टेल्स यू दैट fundamental frequency of stretch string is inversely proportional to length provided t and m are constants। तो इजी है लॉ ऑफ लेंथ। आपको सिर्फ इतना ही बताता है कि फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन का जो फ्रीक्वेंसी आएगा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दूसरा है लॉ ऑफ टेंशन। लॉ ऑफ टेंशन को क्या बताता है? इट टेल्स यू दैट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ
vibration of a stress string is directly proportional to square root of tension provided length and mass per unit length मतलब m are constant. Okay, then तीसरा जो मोड है, तीसरा जो लॉ है, लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी मतलब लॉ ऑफ मास पर यूनिट लेंथ. लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी को आप मास पर यूनिट लेंथ भी बोलते हो. तो ये आपका आता है, व्हाट यू कैन से फ्रॉम हियर इज दैट फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन n is inversely proportional to under root of linear density provided L and T are constants. तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी. तो इजी है, तीन वेरिएबल थे आपके पास L, T और M, दो को कांस्टेंट रखा, तीसरे के साथ प्रोपोर्शनली चेक किया तो लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी बन गया. तो जब टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है तो L is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L. फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन का जो फ्रीक्वेंसी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये बन गया लॉ ऑफ लेंथ. फिर लॉ ऑफ टेंशन L and M are constant, so N is proportional to square root of T. Then law of linear density, L and T are constant, so N is inversely proportional to 1 upon root M. So N is inversely proportional to root M जो है, इसको हम लिख सकते हैं N equal to some constant. Some constant में constant को C बोल देता हूँ. Some constant C upon root M. So N root M is a constant basically. Okay, good. ऐसा लिखना जरूरी नहीं है, by the way, you can just skip this kind of things, but आप ऐसा जरूर बोल सकते हो कि m क्या है, m is mass per unit length, so m is mass per unit length equal to c. मास क्या होता है, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपॉन लेंथ इक्वल टू कांस्टेंट. वॉल्यूम हम किसकी बात कर रहे हैं, वायर की बात कर रहे हैं. वायर का वॉल्यूम क्या होता है, अगर मेरे पास एक वायर है तो वायर का अगर वॉल्यूम निकालना है तो वायर एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है. तो हाउ डू यू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ वायर, आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो एरिया इनटू एल, ये आ गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपॉन एल इक्वल टू कांस्टेंट. कैंसिल कैंसिल, राइट, ये कैंसिल कैंसिल हो गया आपका. तो नाउ व्हाट यू कैन से इज n area is pi r square, so pi r square rho equal to constant, right? Now अगर डेंसिटी भी कांस्टेंट है, बिकॉज यू नो डेंसिटी तो कांस्टेंट रहेगा ही. क्यों कांस्टेंट रहने वाला है डेंसिटी, बिकॉज हमने मटेरियल को चेंज नहीं किया. वी आर नॉट चेंजिंग मटेरियल ऑफ वायर, हमने मटेरियल को चेंज नहीं किया तो रो भी कांस्टेंट है. मतलब बाय द वे व्हाट आई कैन से इज n into under root of r square is a constant, है ना, क्योंकि कांस्टेंट था c अपॉन रूट ऑफ पाई रो, यहाँ लिख दिया. पाई कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, है ना. तो और अंडर रूट ऑफ r square is just r, right, is equal to some constant where capital K is a constant which is c upon pi ro. तो मतलब क्या आ गया कि n r भी कांस्टेंट आ गया, तो n is inversely proportional to r. तो ये और एक लॉ मिल गया हमको. तो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज, हमारे पास फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन का जो फ्रीक्वेंसी था, इट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m, वेयर m वाज लीनियर डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ था, राइट. मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपॉन लेंथ है. वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ, a इनटू l इनटू डेंसिटी, है ना, अपॉन लेंथ. ए कैंसिल हो गया, एरिया इज पाई आर स्क्वायर रो. पाई और रो भी कांस्टेंट है, इसका मतलब n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r. यहां तक हमको मिल गया. सो यू हैव अराइव्ड अप टू दिस पॉइंट वेयर आपने प्रूव कर दिया कि फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन जो है इट इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द वायर. ओके, अब हमको देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू सी वाइब्रेशंस ऑफ पाइप. अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, अब तक हमने एक स्ट्रिंग लिया था. सो वी वर टॉकिंग अबाउट, हमारे पास एक स्ट्रिंग है, हम स्ट्रिंग को प्लग कर रहे हैं. एंड बाय द वे ये जो स्ट्रिंग का केस है, ये जो तीन लॉ हमने यहाँ लिखे हैं, यहाँ पे लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन एंड लॉ ऑफ डेंसिटी,
ये जो लॉज है ये आप एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हो। उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के रिवीजन में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो प्योरली थ्योरी है। उसमें से बताएंगे आपको कि सोनोमीटर बॉक्स लिया, उसको ऐसा सेट किया, फिर ये किया, तो आप प्रूव कर सकते हो। तो लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन एंड लॉ ऑफ लिनियर डेंसिटी का जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, आई एम नॉट रिवाइजिंग दैट, यू कैन डू इट बाय योर ओन फ्रॉम बुक्स और नोट्स। Now we want to see vibrations of air column. Vibrations of air column. मतलब क्या है? बेसिकली हमारे पास पाइप्स है। अब हमारे पास दो टाइप के पाइप हो सकते हैं। एक पाइप है जो एक एंड पे क्लोज है, दूसरा पाइप है जो दोनों एंड पे ओपन है। सो यू कैन हैव पाइप क्लोज एट वन एंड, पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स। और इसके ऊपर जो है हमने ट्यूनिंग फोर्क की हेल्प से यहाँ पे ट्यूनिंग फोर्क लगाया है दोनों केस में, और हम लोग यहाँ पे एयर को वाइब्रेट करवा रहे हैं। मतलब इस पाइप में जो एयर होगा इसको हम लोग वाइब्रेट करवाएंगे। सो वी विल मेक इट वाइब्रेट। ओके, गुड। तो जब भी ट्यूनिंग फोर्क को आप वाइब्रेट करोगे तो ट्यूनिंग फोर्क हमको पता है, ट्यूनिंग फोर्क के जो प्रॉन्ग्स होते हैं जब वाइब्रेट होगा तो ये प्रॉन्ग जो है, दिस प्रॉन्ग विल गो इनसाइड, ऐसा अंदर की तरफ जाएगा, फिर बाद में बाहर की तरफ आएगा। तो आपको पता है कि इस केस में with the help of tuning fork you can generate longitudinal waves, मतलब you can generate compressions and rarefactions। और ये जो वेव जनरेट होंगे विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, दे विल ट्रैवल थ्रू दिस पाइप, ये पाइप के अंदर जाएंगी। तो बेसिकली होता क्या है कि ओपन एंड पे, मतलब जहाँ पे आपको याद होगा जहाँ पे हमने वेव जनरेट किया था लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, जहाँ पे हमने वेव को जनरेट किया है वहाँ हमेशा एंटी नोड बनता है। तो यहाँ पे पाइप के ओपन एंड पे वेव जनरेट हो रहा है तो हमेशा एंटी नोड बनेगा। तो एंटी नोड इज फॉर्म्ड ऑलवेज at the open end and node is formed at the closed end, ऐसा बनता है, right? So it is more or less like this, ऐसा बनता है। ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड और क्लोज एंड पे हमेशा नोड। तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा, ओपन दोनों ओपन एंड्स पे नोड बनता है और क्लोज एंड पे एंटी नोड, सॉरी ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनता है। तो एंटी नोड और यहाँ पे एक नोड बनेगा। तो दिस इज समथिंग which is very basic that you need to remember, आपको पता होना चाहिए। तो what I am telling you is that जहाँ जहाँ पाइप है और ओपन एंड है उस ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनेगा। मान लेते हैं ये लेंथ ऑफ पाइप जो है ये L है, लेकिन एज यू कैन सी ये जो एंटी नोड बना है दोनों केस में अगर आप देखोगे एंटी नोड जो बना है ये पाइप से थोड़ा ऊपर बना है। मतलब आइडियली क्या होना चाहिए था कि एंटी नोड एग्जैक्टली यहाँ पे बनना चाहिए था, लेकिन यू कैन सी एंटी नोड थोड़ा सा ऊपर बना है। ओके, थोड़ा ऊपर बना है दोनों केस में। एंटी नोड इज फॉर्म लिटिल अबव द ओपन एंड ऑफ पाइप। तो हम लोग को देखो व्हाट इज हैपनिंग, आपको याद है V इज इक्वल टू एन लैम्बडा होता है ना, और n इक्वल टू वी बाई लैम्बडा होता है। और लैम्बडा वेवलेंथ जो है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमने पहले भी देखा, हमने स्ट्रिंग के केस में देखा कि लैम्बडा जो है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। वी हैव सीन हियर दैट लैम्बडा डिपेंड्स ऑन लेंथ, लैम्बडा डिपेंड्स ऑन लेंथ। ओके, तो यहाँ भी देखा हमने लैम्बडा डिपेंड्स ऑन लेंथ। तो अब ओपन पाइप के केस में, पाइप्स के केस में जो पाइप लिया है हमने उसका लेंथ तो स्मॉल एल है, लेकिन एंटी नोड थोड़ा सा बाहर बना है। तो कितना बाहर बना है वो हमको करेक्शन करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं एंड करेक्शन ई। सो सिंस द एंटी नोड इज फॉर्म्ड स्लाइटली अबव द पाइप, वी हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन दैट आल्सो। तो हमको ये एंड करेक्शन भी लेना पड़ेगा ई। तो एंड करेक्शन प्लस पाइप का लेंथ मिला के जो लेंथ बनता है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ एयर कॉलम। तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम इज नथिंग बट लेंथ ऑफ पाइप
एंड एंड करेक्शन, लेंथ ऑफ एयर कॉलम बोलते हैं उसको। अब अगर पाइप एक एंड पे क्लोज है तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम विल बी स्मॉल एल प्लस एंड करेक्शन पी। अगर पाइप दोनों एंड पे ओपन है तो ये आएगा लेंथ ऑफ पाइप प्लस एंड करेक्शन एंड ऊपर वाले एंड पे और नीचे वाले एंड पे, मतलब 2 टाइम्स ऑफ ई। तो अगर एक एंड पे पाइप आपका क्लोज है तो एंड करेक्शन एक ही बार लेना है, अगर दोनों एंड पे पाइप आपका ओपन है तो एंड करेक्शन 2 बार लेना है। गुड। नाउ और ये एंड करेक्शन कितना होता है? एंड करेक्शन इज 0.3 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ द पाइप। तो पाइप का जितना डायमीटर है डी, उसको हम लोग 0.3 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड वी गेट एंड करेक्शन। सो एंड करेक्शन इज नथिंग बट 0.3 टाइम्स ऑफ इनर डायमीटर ऑफ द पाइप। ओके, तो ये बताना चाहिए। गुड। तो एंड करेक्शन क्या है, मैं वापस क्विकली रिपीट कर देता हूँ। ऐसी बात है कि हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम। हमने एक पाइप लिया और हमने ट्यूनिंग फोर्क की हेल्प से एक साउंड वेव जनरेट करके उसको अंदर भेज दिया पाइप के। हमारा असम्पशन ये था कि जहाँ से पाइप स्टार्ट होता है वहीं पे एंटीनोड बनेगा और वो वेव अंदर की तरफ ट्रैवल करेगा। लेकिन इन रियलिटी एंटीनोड जो है वो पाइप के थोड़ा ऊपर बनता है। ओके, तो एयर कॉलम का लेंथ तो पूरे मतलब बेसिकली एंटीनोड से स्टार्ट होना चाहिए एयर कॉलम का लेंथ। तो यहाँ पे हमको एक स्लाइड करेक्शन ऐड करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज एंड करेक्शन। अगर पाइप एक एंड पे क्लोज है तो एंड करेक्शन एक ही बार आएगा, अगर पाइप दोनों एंड पे ओपन है तो एंड करेक्शन 2 बार आएगा, दैट्स इट। और ये एंड करेक्शन कितना होता है? 0.3 टाइम्स ऑफ डायमीटर, राइट। अब हम देख सकते हैं मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ अ पाइप। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, ऑफ एयर कॉलम। उसमें पहला केस देखेंगे, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, और उसमें फंडामेंटल मोड तो यहाँ ड्रॉ करके ही रखा है हमने। तो ये आ गया पहला मोड ऑफ वाइब्रेशन, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। व्हाट डू वी नोटिस? यहाँ पे एक नोड एक एंटी नोड, मतलब ओवरऑल हाफ लूप है, हाफ लूप है। अगर आप इसी को स्ट्रिंग के साथ कंपेयर करोगे तो स्ट्रिंग के पहले फंडामेंटल मोड में, मतलब पहले मोड में एक लूप बनता है, वन नोड टू वन एंटी नोड एंड 2 नोड्स, मतलब एक लूप बनता है ये। तो ये वन लूप है बेसिकली, राइट। और यहाँ पे आप देखोगे पाइप के केस में, पाइप क्लोज एट वन एंड के केस में एक नोड एक एंटी नोड हाफ लूप बनता है। तो लेंथ, इट इज वेरी सिंपल थिंग। लेंथ आप कैसे लिखोगे? फिर लेंथ आएगा आपका लैम्बडा बाय 4। क्यों लैम्बडा बाय 4? क्योंकि नोड टू एंटी नोड डिस्टेंस कितना था? लैम्बडा बाय 4 था। तो नोड टू एंटी नोड डिस्टेंस और लैम्बडा बाय 4, तो यहाँ से लैम्बडा मिल जाएगा 4l। और आपको पता है v इज इक्वल टू n लैम्बडा, तो n इज इक्वल टू v बाय लैम्बडा, तो v बाय 4l। ओके, अब यहाँ पे हम लोग v बाय 4l क्यों लिखते हैं? क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव एयर से ट्रेवल करता है और एयर में साउंड का स्पीड हमको पता होता है 340 मीटर पर सेकेंड। तो वी ऑलरेडी नो दिस वैल्यू। वेयरएज स्ट्रिंग के केस में जब रस्सी की बात होती है तो v हम लिखते हैं t बाय n। यहाँ पे हमको डायरेक्टली वेलोसिटी की वैल्यू पता होती है, तो यहाँ पे आपका आ गया 4l नीचे। तो पॉइंट टू बी नोटिस्ड, आपको यहाँ पे क्या नोटिस करना है? द थिंग इज, इफ यू सी हियर, ये आपका है v बाय 2l, है ना, क्योंकि लैम्बडा कितना आया? 2l। तो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के केस में, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के केस में यहाँ पे नीचे 2l था, और पाइप के केस में, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड के केस में नीचे 4l है। ओके, गुड। तो ये आ गया फंडामेंटल मोड। अब नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा? लेट्स सी। अगले मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होगा? अगले मोड ऑफ वाइब्रेशन में इतना ही होगा कि आपके पास
एक लूप बढ़ जाएगा। तो यू विल हैव समथिंग लाइक दिस। You will have something like this। ऐसा आने वाला है आपके पास। मतलब हायर, नेक्स्ट हायर मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट ओवरटोन। इस केस में आप नोटिस कर रहे हो दो नोट्स, दो एंटी नोट्स, यहाँ पे एंटी नोड और बनेगा। तो टू नोट्स एंड टू एंटी नोट्स, मतलब दो, एक लूप और हाफ लूप, मतलब 1.5 लूप बनता है यहाँ पे। 1.5 लूप बनता है यहाँ पे। तो लैम्बडा लेंथ क्या आएगा? नोड टू नोड, नोड टू नोड जो डिस्टेंस है, ये आपका डिस्टेंस जो है ये होता है λ/2, है ना। मतलब ये आ गया आपका λ1/2। और नोड टू एनी नोड डिस्टेंस होता है आपका इतना डिस्टेंस, मतलब ये आपका होता है λ1/4। तो लेंथ क्या आएगा आपका? λ1/2 प्लस λ1/4। ओके, तो ये आ गया आपका 3/4 λ1, राइट। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा λ1 इक्वल टू 4L/3, और आपको मिल जाएगा वेलोसिटी एज n1 λ1। तो फ्रीक्वेंसी n1 is v/λ1। तो v/λ1 is 4L/3। therefore you will have n1 equal to 3v/4L। लेकिन v/4L was फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो 3L। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हार्मोनिक है ये थर्ड ओवरटोन है। So first harmonic is third overtone in this case। अब अगला मोड ऑफ वाइब्रेशन देखेंगे अगर, if we look at the next mode of vibration, इस next mode of vibration में क्या होगा, let's see। All right, so just a minute। Okay, so let's see what happens in the next mode of vibration। So in this case, in the next mode of vibration, अब ऐसा होगा यहाँ पे 2.5 लूप बनने वाले हैं। something like this, ऐसा। So one node here, one node here, one node here, antinode, antinode, antinode। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 3 nodes, 3 antinodes, और लूप कितने? 1, 2.5। तो टोटल 2.5 लूप बनेंगे, 2.5 लूप बनेगा। और डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हो आप? इजी है। ये नोड टू नोड डिस्टेंस λ2/2, फिर नोड टू नोड डिस्टेंस λ2/2, फिर नोड टू एंड नोड डिस्टेंस λ2/4। तो टोटल लेंथ क्या आएगा आपका? λ2/2 प्लस λ2/2 प्लस λ2/4, मतलब λ2 प्लस λ2/4, तो आ गया 5 λ2/4। ये आ गया लेंथ आपका, जब आपको मिल गया λ2 एज 4L/5। ओके, therefore you have v is equal to n2 λ2। तो आपको मिल जाएगा n2 is equal to v/λ2। तो v/λ2 is 4L/5। तो ये जो सेकेंड थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, n2 फ्रीक्वेंसी जो है 5 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल है। तो व्हाट वी आर नोटिसिंग हियर, इन केस ऑफ पाइप क्लोज एट वन एंड, पहला फ्रीक्वेंसी n, फिर 3n, फिर 5n, फिर बाद में 7n आएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। ये फंडामेंटल हो गया आपका, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गया, ये आ गया फर्स्ट ओवरटोन। तो फर्स्ट ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक है, फिर आ गया सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन फिफ्थ हार्मोनिक है, फिर आ गया थर्ड ओवरटोन,
मतलब ये 7th हार्मोनिक है, तो यहाँ पे ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, इवन हार्मोनिक्स यहाँ पे एब्सेंट है, राइट? दिस इज व्हाट यू शुड नोटिस। अब मुझे ये पता है कि पहला ओवरटोन ये 3n है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 + 1n। सेकेंड ओवरटोन ये 5n है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 4 + 1n, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 + 1n। फिर जो थर्ड ओवरटोन है ये 7th हार्मोनिक है, मतलब हम लिख सकते हैं 6 + 1n, और 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 + 1n। ओके, एंड देन फोर्थ ओवरटोन जो आएगा वो 9n होगा, मतलब 2 × 4 8 + 1n। तो सिमिलरली मुझे पीथ ओवरटोन निकालना है, तो पीथ ओवरटोन आएगा मेरे पास 2p + 1n। ओके, where p starts from, of course here it starts from 1। ओके, राइट? तो मतलब if you put p = 1, है ना, तो 3n मिलेगा, p = 5n मिलेगा, 7n मिलेगा, so on so forth। तो what we have learned, हमने ये देखा यहाँ पे कि for a pipe closed at one end only odd harmonics are present, वहाँ पे even harmonics नहीं होते, राइट? तो फ्रीक्वेंसीज कैसे आती है? n3, n5 and 7n। now let us look at pipe open at both the ends। so for a pipe open at both the ends, pipe open at both ends, पाइप ओपन एट बोथ एंड्स में क्या होता है? लेट्स सी। तो ये हमारे पास एक पाइप है व्हिच इज ओपन एट बोथ द एंड्स। इसके फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होता है कि आपके पास ऊपर एक एंटीनोड, नीचे एक एंटीनोड, तो ये ऐसा कुछ बनता है आपके पास, समथिंग लाइक दिस इज फॉर्म्ड। ओके, ऊपर एक एंटीनोड, नीचे एक एंटीनोड। गुड इनफ, गुड इनफ। नाउ this is end correction over here, this is end correction over here, ये लेंथ है। तो टोटल लेंथ जो है एल कॉलम का ये आपका आ गया एल। ये एंटीनोड, नोड, एंटीनोड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 एंटीनोड्स और 1 नोड है, 2 एंटीनोड्स एंड 1 नोड, एंड दिस इज 1 लूप, क्योंकि ये हाफ लूप और ये हाफ लूप, तो 1 लूप, यहाँ पे 1 लूप आ गया। तो आपको पता है एंटीनोड टू एंटीनोड डिस्टेंस कितना होता है? λ/2, मतलब लेंथ क्या मिली आपको? लैम्बडा क्या मिल गया? 2 टाइम्स ऑफ एल। और आपको पता है v = n लैम्बडा, तो n = v/λ, लैम्बडा इज 2l, 2l। तो फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में नीचे 2l आता है। फॉर अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में नीचे 4l आता है। फॉर अ स्ट्रिंग, फॉर अ स्ट्रिंग यहाँ पे भी नीचे 2l आता है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि स्ट्रिंग के केस में 2 नोड्स और 1 एंटी नोड है, लूप तो एक है यहाँ पे, है ना, 1 लूप है। और पाइप ओपन एट बोथ एंड्स पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे भी एक लूप है, हाफ एंड हाफ, लेकिन यहाँ पे 2 एंटी नोड और 1 नोड है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये है कि पाइप ओपन एट बोथ एंड्स और स्ट्रिंग, ये ऑलमोस्ट सेम केसेस है, दीज आर ऑलमोस्ट द सेम केसेस, राइट? नाउ ये हो गया आपका फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब अगर मुझे सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन देखना है, इफ आई वांट टू सी नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो उसमें कैसे आएगा? ये हमारे पास आ गया पाइप। अब इस केस में क्या होगा? इन द नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन यू विल हैव 2 लूप्स, तो आपको यहाँ पे 2 लूप मिलने वाले हैं बेसिकली। तो यू विल हैव समथिंग लाइक दिस। तो पहले मैं नोड्स को मार्क कर लेता हूँ, यहाँ एक नोड बनेगा, यहाँ एक नोड बनेगा, तो आपके पास ऐसा एक स्ट्रक्चर आने वाला है, समथिंग लाइक दिस। तो हाफ लूप यहाँ पे, हाफ लूप यहाँ पे, हाफ लूप यहाँ पे, सॉरी हाफ लूप, 1 लूप और हाफ लूप, मतलब टोटल 2 लूप्स। और नोड एंटी नोड,
ये एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड, राइट। तो यहाँ पे आपके पास 3 एंटी नोड और 2 नोड्स बनेंगे और टोटल आपके पास 2 लूप बनेंगे, राइट। एंड ऑफ कोर्स ये जो लेंथ है आपका एयर कॉलम का, जो लेंथ आप लेते हो, दिस इज एंटी नोड टू एंटी नोड, यहाँ से यहाँ तक। अगर ऐसा नहीं करना है तो ऐसा बोल सकते हो, इस नोड से इस एंटी नोड तक लैम्डा 1/4, फिर इस नोड से इस नोड तक, इस नोड तक आपका डिस्टेंस आएगा लैम्डा 1/2, तो ये आ गया लैम्डा 1/2। फिर वापस से इस नोड से इस एंटी नोड तक लैम्डा 1/4, तो टोटल लेंथ आपका आ गया लैम्डा 1/4 प्लस लैम्डा 1/2 प्लस लैम्डा 1/4, मतलब ये आ गया आपका टोटल वापस से लैम्डा 1। और फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हो, v इक्वल टू n1 लैम्डा 1, मतलब आपको मिल गया n1 इक्वल टू v बाय लैम्डा 1, बट लैम्डा 1 तो l था तो v बाय l आ गया, तो v बाय l आ गया आपका। तो मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, तो मुझे मिल गया 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड, तो आपको मिल गया 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, राइट। तो इन द नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, अब जो आपका नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा, नेक्स्ट हायर मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा, उसमें व्हाट यू विल हैव इज 1 2 3 नोड्स और 4 एंटी नोड्स, 1 टोटल 3 लूप बनेंगे यहाँ पे, समथिंग लाइक दिस, हाफ लूप, फिर 1 लूप, फिर 1 लूप, फिर हाफ लूप, मतलब टोटल ये हाफ 1, ये एक और ये एक, टोटल 3 लूप बनेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आएगा basically if I look at this distance over here, okay, so anyways you have antinode, node, antinode, node, antinode, तो यहाँ पे आपके एक दो तीन चार एंटी नोड बनेंगे आपके यहाँ पे, और 3 नोड्स बनेंगे, टोटल 3 लूप आएंगे। और डिस्टेंस से निकालते हो, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, एंटी नोड टू नोड का तक का डिस्टेंस लैम्डा 2/4, फिर ये नोड टू नोड यहाँ का डिस्टेंस लैम्डा 2/2, फिर नोड टू नोड डिस्टेंस लैम्डा 2/2, फिर वापस से लैम्डा 2/4, मतलब टोटल लेंथ आपको मिल जाएगा लैम्डा 2/4 प्लस लैम्डा 2/2 प्लस लैम्डा 2/2 प्लस लैम्डा 2/4, तो ये आपको मिल जाएगा टोटल लैम्डा 2/2 प्लस लैम्डा 2/2 2 टाइम्स है, मतलब लैम्डा 2 आ गया, और ये आ जाएगा आपका लैम्डा 2/2 अगेन, 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2/4, तो लैम्डा 2/2 दैट इज करेक्ट। ये आ जाएगा आपका 3 लैम्डा 2/2, राइट। ये l आ गया, तो आपको फाइनली आपको मिल जाएगा लैम्डा 2 एज 2l/3। तो फ्रीक्वेंसी जब निकालनी होती है तो v इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2, तो n2 इज इक्वल टू v बाय लैम्डा 2, v बाय लैम्डा 2, लैम्डा 2 इज 2l/3, 2l/3 ये ऊपर आ गया, तो ये आपको मिल गया n2 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, है ना, क्योंकि v बाय 2l इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। So what we have noticed, for a pipe open at both the ends, for a pipe open at both the ends, आपके पास कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी है, n है, फिर 2n है, तो n you have n, you have 2n, you have 3n, then you will have 4n, then you will have 5n, so all the harmonics are present, even भी हार्मोनिक्स है, ऑड भी हार्मोनिक्स है। यहाँ पे पीक ओवरटोन का अगर देखो, ये है आपका फंडामेंटल, ये है आपका फर्स्ट ओवरटोन मतलब सेकंड हार्मोनिक, ये है आपका सेकंड ओवरटोन मतलब थर्ड हार्मोनिक, राइट। तो फर्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी 2n है, मतलब 1 + 1n है। सेकंड ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी 3n है, मतलब 2 + 1n है। थर्ड ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी 4n है, मतलब 3 + 1n है। तो पीक ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी जो आएगा दैट विल बी p + 1n, ऐसा आएगा। तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला बन गए, ओके गुड। तो दिस इज हाउ यू कैन डिराइव। एंड बाय द वे इफ यू रिमेंबर, हमने जब ये रेगुलर क्लासेस लिए थे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिवीजन क्लासेस, जब हमने रेगुलर क्लासेस लिए थे तो उस रेगुलर क्लासेस के केस में मैंने आपको इस चैप्टर का सीधा सीधा एक टोटल फॉर्मूला शीट बना के दिया है।
स्ट्रिंग के केस में क्या होगा, 5 क्लोज एट वन एंड के केस में क्या फॉर्मूला होंगे, 5 ओपन एट बोथ एंड के केस में क्या फॉर्मूला होंगे। तो ये सारे के सारे जो फॉर्मूलाज है मैंने बना के दिए हैं आपको, और ये सारे के सारे फॉर्मूलाज मैं इसमें आपको देखते हैं। इफ आई स्टिल हैव, आई थिंक आई हैव, लेट मी चेक, तो मैं वो इसमें यहाँ पे डाल दूंगा। लेट मी सी, जस्ट अ मिनट। ओके, तो आई डोंट सी इट ओवर हियर, लेकिन मेरे पास पीडीएफ फॉर्मेट में है, तो आई विल बी अपलोडिंग ऑल दिस फॉर्मूलाज फॉर दिस, तो मैं अपलोड कर दूंगा वो। अब लास्ट टॉपिक जो बचता है इस चैप्टर का, दैट इज बीड्स, फॉर्मेशन ऑफ बीड्स। तो देखो, कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। अगर आपको याद होगा, हमने सुपर पोजिशन ऑफ वेव, इस चैप्टर का नाम ही है सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। तो सॉरी, अगर आपको याद होगा कि सुपर पोजिशन ऑफ वेव में हमने क्या किया था, हमने बोला था कि हमारे पास दो वेव्स है, वी हैव टू और मोर वेव्स विद सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब सेम वेवलेंथ बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड। तो हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेव है जिसका एम्पलीट्यूड अलग है लेकिन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम है ना। तो जब ये दो वेव एक ही पॉइंट पे एक साथ पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, तो होता है इनके एम्पलीट्यूड्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन। मतलब आपको वेव मिलेगा ऑफ द सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, but with higher amplitude or lower amplitude depending on constructive interference है, destructive interference है। दो वेव सेम वेवलेंथ के, सेम फ्रीक्वेंसी के, लेकिन अलग अलग एम्पलीट्यूड के जब एक ही पॉइंट पे साथ में पहुंचते हैं तो वहां पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड होता है। एडिशन कब होता है, जब दोनों वेव इन फेस हो, मतलब क्रेस्ट और क्रेस्ट दोनों का मैच हो रहा है, ट्रफ और ट्रफ मैच हो रहा है, तो रिजल्टेंट जो वेव होता है उसका एम्पलीट्यूड बड़ा होता है। अगर एक वेव का क्रेस्ट क्रेस्ट और एक का ट्रफ मैच हो, मतलब समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ हो, तो कैंसिलेशन होता है, राइट। वो था सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी। लेकिन लेट अस से हमारे पास दो वेव्स है जिसका एम्पलीट्यूड सेम है, so we have two waves of same amplitude but slightly different frequencies। slightly different ये word important है, slightly different। तो slightly different frequency मतलब slightly different wavelength, क्योंकि frequency और wavelength they are inversely proportional to each other। तो मेरे पास ये रेड में वेव नंबर 1 है, अब मैं दूसरा वेव ले रहा हूँ वन इन द ब्लू, इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो स्लाइटली डिफरेंट है, मतलब वेवलेंथ जो है स्लाइटली डिफरेंट है, एम्पलीट्यूड सेम है बट फ्रीक्वेंसी जो है वो स्लाइटली डिफरेंट है। तो जब फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट होता है तो क्रेस्ट क्रेस्ट थोड़ा सा शिफ्टेड होता है। तो इस केस में जो रिजल्टेंट हमको मिलता है वो मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ। रिजल्टेंट मतलब इन दोनों वेव्स का जब एडिशन होके मिलेगा, when these two waves will be superimposed, एक के ऊपर एक दूसरा जब ऐड होगा तो इस एडिशन में आपको मिलता है यू गेट समथिंग लाइक दिस। तो क्या होगा, जो रिजल्टेंट होगा एडिशन के बाद तो आपको ऐसा मिलता है, स्लाइटली इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, फिर डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, फिर वापस इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, फिर डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, राइट। तो ऐसा एक स्ट्रक्चर मिलता है। मतलब ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो वेल डिफाइंड नहीं है। जब दो वेव्स एग्जैक्टली दोनों का क्रेस्ट, दोनों का ट्रफ जब एग्जैक्टली मैच हो रहा था तो रिजल्टेंट वेव जो था वो वेल डिफाइंड था, मतलब नो डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप बोल सकते हो कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम है, फिर जीरो एम्पलीट्यूड है, फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, फिर जीरो एम्पलीट्यूड है, फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, फिर जीरो एम्पलीट्यूड है। इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड पैटर्न। ये वेल डिफाइंड था, लेकिन जब दो वेव्स का फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ स्लाइटली डिफर करता है, स्लाइटली जब डिफर करता है तो इन दिस केस व्हाट यू हैव इज आपको मिलता है जीरो एम्पलीट्यूड, फिर एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मैक्सिमम, फिर कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है मिनिमम, फिर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मैक्सिमम, एंड देन इट इज गोइंग डाउन अगेन।
तो यू गेट समथिंग लाइक दिस, और इसको बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। और जहाँ पे एम्पलीट्यूड बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा उसको बोलते हैं वेन। तो ये जो पॉइंट्स है वेयर देयर इज नो एम्पलीट्यूड उसको बोलते हैं वेन, जहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है उसको बोलते हैं वैक्स। तो देयर इज जनरेशन ऑफ वैक्सेस एंड वेन्स। ओके, तो वैक्सिंग मतलब यू हियर लाउड साउंड, क्योंकि बीट्स आर इन केस ऑफ साउंड। तो जहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया दैट इज पॉइंट ऑफ वैक्स, मतलब यू हियर मैक्सिमम साउंड। जहाँ पे बिल्कुल भी एम्पलीट्यूड नहीं है, जीरो है, दैट इज वेन। तो इसका मैथमेटिक्स जो इन्वॉल्व है दैट इज वेरी सिंपल। यू हैव एक्सट्रीमली सिंपल मैथमेटिक्स हियर। तो मैं आपको बताता हूँ करना क्या है यहाँ पे। So I will not really derive whole complete thing here. What I am going to do is, मैंने क्या बताया था कि हमारे पास दो वेव्स है। एक वेव जो रेड ने बताया है y1 इक्वल टू एम्पलीट्यूड सेम बट फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट। तो a1 इक्वल टू y1 इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई n1t। ये हो गया आपका पहला वेव, राइट। और दूसरा वेव जो है वन इन द ब्लू y2 इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई n2t। n2t क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है। So you have two waves of same amplitude but slightly different frequency. So by superposition of principle, resultant wave will be y1 plus y2, मतलब a sin of 2 pi n1t plus a sin of 2 pi n2t। मैं यहाँ से a कॉमन निकाल लेता हूँ, तो साइन ऑफ 2 पाई n1t प्लस साइन ऑफ 2 पाई n2t। आपने कल ही साइन सी प्लस साइन ली, मैंने कल मैथमेटिक्स में बताया था कि कैसे फाइंड करते हैं। तो वो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो सी मतलब ये एंगल सी है और ये एंगल डी है। तो 2 पाई n1t प्लस 2 पाई n2t बाई 2 into cos of 2 pi n1t minus 2 pi n2t by 2। तो ये आपके पास आ गया 2a। cos को मैं पहले लिख लेता हूँ, cos of 2 pi कॉमन, t कॉमन n1 minus n2 by 2, ओके, into sin of 2 pi t कॉमन n1 plus n2 by 2। ओके, तो ये जो n1 plus n2 by 2 है ये है एवरेज, दिस इज एवरेज। ओके, सो आई कैन राइट दिस एज, सॉरी मैं इसको कॉपी ही कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो ये जो n1 plus n2 by 2 है, ये n1 plus n2 by 2 जो है ये n एवरेज है, दिस इज एवरेज फ्रीक्वेंसी, एवरेज फ्रीक्वेंसी। सो आई विल जस्ट राइट इट डाउन हियर, जस्ट अ मिनट। So this is nothing but average, n average, where n average is n1 plus n2 by 2। ओके, और ये जो है यहाँ पे इतना पार्ट, दिस इज एम्पलीट्यूड, दिस इज एम्पलीट्यूड। ओके, तो मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू r साइन ऑफ 2 पाई t n एवरेज, वेयर r is resultant amplitude, r is amplitude which is 2a साइन ऑफ 2 पाई t n1 minus n2 by 2। अब जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे दो चीजें होती है, एक तो वैक्सिंग होता है, एक तो वेनिंग होता है। तो वैक्स मतलब यहाँ पे इन दिस केस इसका मतलब ये होता है कि व्हेन यू हियर मैक्सिमम साउंड, क्योंकि वैक्स पे क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, राइट। तो वैक्सिंग का मतलब मैक्सिमम साउंड। मैक्सिमम साउंड कब होगा, जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जब यहाँ जो r की वैल्यू में cos है, बेसिकली मैंने गलती से साइन लिख दिया यहाँ पे, दिस इज cos। तो व्हेन दिस cos वैल्यू इज मैक्सिमम, क्योंकि a तो कांस्टेंट था, 2 भी कांस्टेंट था, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने के लिए cos की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। तो
मैक्सिमम साउंड मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब cos of 2 pi t n1 minus n2 by 2, दिस शुड बी मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम कब होता है? प्लस माइनस वन पे। तो यू हैव प्लस माइनस वन, इधर प्लस वन और माइनस वन। ओके, तो ये आ जाएगा cos ऑफ 2 पाई टी n1 माइनस n2 बाई टू प्लस माइनस वन। प्लस माइनस वन कब होता है ये? तो आपको पता होना चाहिए cos की वैल्यू प्लस वन जीरो पे होती है, या फिर उसके बाद पाई पे माइनस वन होती है, फिर 2 पाई पे प्लस वन होती है। तो ये आ जाएगा cos ऑफ p पाई। ओके, तो आपको मिल जाएगा 2 पाई टी n1 माइनस n2 बाई टू इक्वल टू p पाई। पाई पाई कैंसिल। ओके, तो 2 टू भी कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा t इज इक्वल टू p अपॉन n1 माइनस n2। तो ये वो टाइम्स है, these are those times when you have vaccine। तो p की वैल्यू 0 1 2 सो ऑन था, तो वैक्स कब कब बनेगा? पहले तो p की वैल्यू 0 पे, if I put p equal to 0, जब if I put p equal to 1, if I put p equal to 2, if I put p equal to 3, तो ये सारे वो टाइम्स है जब जब वैक्सिंग होगा, जब जब आपको लाउड साउंड सुनाई देगा। तो बीट्स में क्या होता है कि लाउड साउंड, फिर लो साउंड मतलब नो साउंड, फिर लाउड साउंड, फिर नो साउंड, फिर लाउड साउंड, फिर नो साउंड, सो ऑन सो फोर्थ, राइट? सो दीस आर ऑल द टाइम्स व्हेन यू हियर वैक्सिंग मतलब लाउड साउंड। और बाय डेफिनेशन period period is the difference between two waxes। दो कंसेक्यूटिव वैक्सेस के बीच में जो टाइम होता है उसको बोलते हैं पीरियड। तो किसी भी दो मतलब इन दोनों का डिफरेंस या इन दोनों का डिफरेंस या इन दोनों का डिफरेंस, सो द टाइम बिटवीन टू एडजेसेंट वैक्सिंग इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं बेसिकली? ओके, तो व्हाट वी कैन डू इज टाइम पीरियड इज 1 अपॉन n1 माइनस n2 माइनस 0, या फिर आप बोल सकते हो 2 अपॉन n1 माइनस n2 माइनस 1 अपॉन n1 माइनस n2, या फिर आप बोल सकते हो 3 अपॉन n1 माइनस n2 minus 2 upon n1 minus n2। So these are the periods of waxing। इस टाइम पे वैक्स होगा, मतलब in short you have time period as 1 upon n1 minus n2। तो this is time period। अब आपको पता है कि frequency is 1 upon time period। तो 1 upon time period मतलब n1 minus n2। तो beat frequency जो आएगा, the beat frequency is just the difference of frequencies of individual waves। तो जो दो waves थे हमारे पास, individual waves जो थे, कौन से दो वेव्स थे? ये रेड एंड ब्लू में। तो इन दोनों के जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, दैट गिव्स अस बीट फ्रीक्वेंसी। तो टू समराइज, बीट्स कब प्रोड्यूस होते हैं? जब दो वेव्स का इंटरफेरेंस होता है, सुपरपोजिशन होता है, लेकिन दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है बट फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है। गुड, राइट। तो हमने यहाँ पे वैक्स क्या होता है, व्हेन यू हियर मैक्सिमम साउंड, और मैक्सिमम कब होगा? जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, मतलब कॉस की वैल्यू पी पाई होगी। तो हमने देख लिया कि कौन कौन से टाइम पे वैक्सिंग होगा। किसी भी दो कंसेक्यूटिव लाउड साउंड मतलब कंसेक्यूटिव वैक्सेस के बीच का टाइम होता है टाइम पीरियड। तो हमने टाइम पीरियड निकाल लिया 1/10 ऑफ द फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली आप वेन्स के लिए कर सकते हो। वेन्स मतलब व्हेन देयर इज नो साउंड, वेन्स मतलब व्हेन देयर इज नो साउंड। तो उस केस में आप क्या करोगे? सिर्फ आप ये जो कॉस की वैल्यू थी 2 पाई टी n1 माइनस n2 बाई 2 इक्वल टू 0 करोगे, क्योंकि वेन मतलब नो साउंड, नो साउंड मतलब एम्पलीट्यूड 0। एम्पलीट्यूड 0 कब होगा? जब कॉस की वैल्यू 0 होगी। दैट्स इट, दैट्स इट। so that I will leave for you as an exercise। तो आप मेन कब कब होता है वो फाइंड कर ही सकते हो। एंड यू कैन सी दैट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला बनता है, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला बनता है वेन से, वो भी सेम ही होता है। सो दैट इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 6, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स।